हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 5 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 6ठा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और कम समय में अगर आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों ये एकमात्र मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज है जो ये शुरू की गई है। दोस्तों, रोजाना आपको मॉडल पेपर का टेस्ट देना है और मेरे साथ में चलना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, तो वहां पर आपको फोल्डर मिलेगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। सर्वप्रथम अपन जो 20 प्रश्न है वो पॉलिटिकल साइंस के पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न, भारत में पंचायती राज के जनक कौन थे? भारत में पंचायती राज के जो जनक थे वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों कि राजस्थान में 20 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी नागौर जिले के बगदरी ग्राम में। ठीक है। और दूसरी बार जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। ठीक है, यानी कि लागू हुई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, 64वां तथा 65वां संविधान संशोधन विधेयक है 1989 संबंधित है। बताइए दोस्तों, 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंचायती राज और नगरीय स्वशासन से। ये क्या है? संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें यानी कि पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने हेतु LM सिंघवी समिति ने एक सिफारिश पेश की थी। उस सिफारिश पर विधेयक संसद के समक्ष रखे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन तत्कालीन संसद भंग होने पर विधेयक है वो स्वतः समाप्त हो गए। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ समिति है दूसरी तरफ स्थापना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में हुई थी, बिल्कुल सही है। GVK राव समिति की स्थापना 1985 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। थुगुन समिति की स्थापना 1988 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 2 3 4 चारों ही इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है LM सिंघवी समिति ने। LM सिंघवी समिति ने राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था 64वां और 65वां संविधान संशोधन, उसमें यह संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है पंचायती राज। और पंचायती राज है 11वीं अनुसूची में, लेकिन विषय देखिए पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय है वो सौंपे गए थे। ठीक है, और उनमें से कौन सा विषय है वो 11वीं अनुसूची में शामिल है? तो दोस्तों इन 29 में से जो कृषि विपणन है ये दोस्तों पंचायती राज में शामिल है, यानी कि इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन पहचाने। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, सही कथन है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए यह एक संवैधानिक आयोग है, बिल्कुल सही है। यह एक संवैधांतर आयोग है, क्या सही है? राज्य मानवाधिकार की बात हो रही है दोस्तों, सॉरी। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग है, ये संवैधानिक और संवैधांतर आयोग दोनों ही गलत है। ये एक सांविधिक आयोग है।
एक है संविधिक आयोग है ये। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 20 मार्च सन 2000 को की गई थी, ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर थे, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को अनुशंसा करने वाली समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? बताइए कौन शामिल नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए, विधान परिषद के अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होते। बाकी विधान सभा का विपक्ष का नेता, विधानसभा अध्यक्ष और राज्य का मुख्यमंत्री ये अनुशंसा करते हैं राज्यपाल को। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य हैं, तो दोस्तों वो कौन से कार्य हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, ठीक है। कूट भाषा में अपने को क्या करना है दोस्तों? उत्तर देना है, ठीक है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना बिल्कुल सही है। न्यायालयों में लंबित किसी मानवाधिकार संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, यह भी दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य है। देखिए, जेलों व बंदी घरों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जेलों व बंदी घरों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना, ये राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। और देखिए दोस्तों, इसमें मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले को दंडित करना, दोस्तों ये दंडित करने का काम भी इनका नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा है वो गलत दे रखा है, पहला और दूसरा सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? दोस्तों, सर्वाधिक कार्यकाल है ये रहा था किसका? तो ये पुखराज सिरवी का रहा था, ठीक है, 7 वर्ष का। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की अब तक की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, अब तक की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है कांता भटनागर, ठीक है, कांता भटनागर। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संपत्ति का अधिकार की वर्तमान स्थिति निम्न में से क्या है? संपत्ति का अधिकार की वर्तमान स्थिति निम्न में से क्या है? तो वो है दोस्तों, ये एक संवैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। ये पहले था, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा दिया गया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, बी तथा सी दोनों। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किसे भारत का मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भारत का मेग्ना कार्टा की जो संज्ञा है ये दोस्तों भाग 3 को दी गई है, भाग 3 को दी गई है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मूल अधिकार शामिल हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर 13 नंबर का प्रश्न है, मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मूल अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए, ये लोकतंत्र राजनीति के आदर्श हैं, बिल्कुल सही है। विधानमंडल में कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इनका उद्देश्य कानून की सरकार की स्थापना करना है, न कि व्यक्तियों की, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये तीनों मूल अधिकार से संबंधित कथन सही है, तो चौथा अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये गैरवादी योग्य है। दोस्तों, इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, युद्ध तथा विदेशी आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपात के तहत निम्न में से कौन से मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है? युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपात के तहत निम्न में से कौन से मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 19 को स्थगित किया जा सकता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था अनुच्छेद 1 के तहत राज्य की परिभाषा में नहीं आती है? बताइए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी परिभाषा या देखिए कौन सी संस्था अनुच्छेद 1 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पर देखिए, संसद, जिला बोर्ड सुधार गृह, LIC, BCD, ONGC, दोस्तों ये कोई भी नहीं आती राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है, गलत कूट को पहचानना है अपने को, यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, मूल कर्तव्यों का पालन वैधानिक रूप से बाध्यकारी है, ये दोस्तों पहला ही कथन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य जोड़े ही नहीं गए थे, ये तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य रूसी संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में वर्णित है, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान के केवल एक अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है, 51 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध निम्न में से किससे है, सही उत्तर हो जाएगा वो है मूल कर्तव्य से संबंधित है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों बताइए, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए, इसमें कुल 12 सदस्य थे, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। यहाँ पे देखिए, AR अंतुले, SS रे, DP सिंह, इनके अलावा दोस्तों N गॉडगिल, CM स्टीफन, दिनेश गोस्वामी, ये इसमें शामिल थे। टोटल 12 सदस्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर प्रश्न है, मूल कर्तव्यों पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिए गए सुझावों में शामिल नहीं थे। मूल कर्तव्यों पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दिए गए सुझावों में शामिल नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें, वो है देखिए, संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दिए गए जो सुझाव है उनसे संबंधित अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सुझाव शामिल नहीं था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए। कर्तव्य अनुपालना से इनकार करने पर संसद आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। कर अदायगी भी मूल कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, जब तीनों सही है तो चौथा अपना इसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। कर्तव्य अनुपालना से इनकार करने पर दंड या सजा न्यायालय द्वारा लागू करने का प्रावधान है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें गलत है। आगे देखिए, निम्नांकित में से राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, ये विधायी शक्ति है। विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश हेतु सुरक्षित रखना, ये दोस्तों विधायी शक्ति नहीं है, ठीक है, ये विवेकाधीन शक्ति है दोस्तों राज्यपाल के पास में, ठीक है। अध्यादेश जारी करना, अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर अनुमोदन करना, ये तीनों क्या है, विधायी शक्ति है, सिर्फ बी को छोड़कर। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, कातोली का युद्ध कब हुआ था, 1517 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। गागरोन का युद्ध ये दोस्तों 1519 ईस्वी में हुआ था। बयाना का युद्ध दोस्तों 1527 में हुआ था ये, ठीक है। खानवा का युद्ध ये भी 1527 में हुआ था। डेट इन दोनों में 1 महीने का अंतर है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी को हुआ था और खानवा का युद्ध 17 मार्च को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका व्यवस्थित क्रम है वो बिल्कुल यहाँ पे सही क्रम दे रखा है, 1 2 3 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। खानवा के युद्ध में महमूद लोदी ने राणा सांगा की तरफ से भाग लिया, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें सांगा को हिंदूपत कहा जाता है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सांगा को हिंदूपत कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राणा सांगा की समाधि कालपी नामक स्थान पर बनी हुई है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, राणा सांगा की मृत्यु है वो कालपी मध्य प्रदेश नामक स्थान पर हुई थी और इनकी जो समाधि है वो दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। यहाँ पर ये गलत दे रखा है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में असुमेलित है। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में असुमेलित है वो कौन सा है, वो बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब्बुल फजल को देखिए, अब्बुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, खमनोर का युद्ध कहा, बिल्कुल सही है। बदायूनी ने दोस्तों गोगुंदा का युद्ध कहा, बिल्कुल सही है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मेवाड़ का मैराथन है वो दिवेर के युद्ध को कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध को तो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, असुमेलित युग्म कौन सा है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना।
आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों के हाथी के नाम थे। मुगलों के हाथी के नाम थे दोस्तों, बताइए कौन। एक तो मर्दाना जो मानसिंह का हाथी था, गजमुक्ता, ये दोनों दोस्तों हाथियों के नाम थे हल्दी घाटी के युद्ध में, जो जिन्होंने मुगलों की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर मेवाड़ के किस शासक ने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का समर्थन किया था। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राज सिंह ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज सिंह ने। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने अपने सैनिकों से राजस्थान में शुक्र तालाब खुदवाया। किस मुगल शासक ने अपने सैनिकों से राजस्थान में शुक्र तालाब खुदवाया। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने। आगे देखिए, बीकानेर शासक राय सिंह के संबंध में असत्य कथन है। बीकानेर शासक राय सिंह के संबंध में असत्य कथन है, वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया, बिल्कुल सही है। 1574 ईस्वी में राय सिंह के नेतृत्व में सिवानागढ़ पर आक्रमण किया गया, बिल्कुल सही है। राय सिंह ने जूनागढ़ किले की नींव 17 फरवरी 1580 को रखी, बिल्कुल सही है दोस्तों। चौथा देखिए, राय सिंह की मृत्यु कांधार में हुई, ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राय सिंह की मृत्यु है ये 22 फरवरी 1612 को बुरहानपुर में हुई थी, कांधार में नहीं हुई थी, बुरहानपुर में हुई थी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, अकबर के अंतिम समय में आमेर के राजा मान सिंह का मनसब था। तो दोस्तों आमेर के राजा मान सिंह का मनसब था 7 हजारी सवार व जात का मनसब था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों का असुमेलित जोड़ा है। रियासती शासकों का जो असुमेलित जोड़ा कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। 1857 की क्रांति के समय की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे उदयपुर रियासत का शासक था 1857 में स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत में था राम सिंह, सिरोही रियासत में थे शिव सिंह, अलवर रियासत में यहाँ पे रणजीत सिंह दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है दोस्तों। अलवर रियासत के शासक थे विनय सिंह, ठीक है, और ये रणजीत सिंह है, ये जैसलमेर रियासत के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेवेजली से सहायक संधि की थी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये सहायक संधि की थी किसने, भरतपुर रियासत ने की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 1857 की क्रांति में ग्वालियर के विद्रोही नेता त्याटा टोपे 8 अगस्त 1857 को सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ पर आए, बताइए। राजस्थान में त्याटा टोपे सर्वप्रथम कहाँ पर आए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये भीलवाड़ा में आए थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। ठीक है, आगे देखिए, बठोट पाटोदा के ठाकुर डूंगर सिंह का संबंध किस जिले से है। बठोट पाटोदा के ठाकुर डूंगर सिंह का संबंध किस जिले से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिक्कर जिले से है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनका लोकप्रिय नाम डूंगर जी जवाहर जी, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किस क्रांतिकारी द्वारा की गई। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अर्जुन लाल सेठी द्वारा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चेतावनीरा चुंगटिया में सोरठों की संख्या है। सोरठों की संख्या है वो दोस्तों 13 है, कितनी है, 12 सोरठों की संख्या है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 इसमें 12 नहीं 13 सोरठे थे। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 सोरठे लिखे थे दोस्तों। किसने लिखे थे, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, केसरी सिंह बारठ ने लिखे थे। और किसके लिए लिखे थे, तो ये लिखे थे जोधपुर के महाराजा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए ये चेतावनीरा चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे थे। यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 13 सोरठे। आगे देखिए, राजस्थान में जतिन दास बालमुकुंद बिस्सा का निधन कब हुआ, तो दोस्तों इनका जो निधन है ये 9 जून 1942 को हुआ। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वधू के घर की स्त्रियां द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख किन गीतों में मिलता है। वधू के घर की स्त्रियां द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख किन गीतों में मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जला गीत में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मांडगाई का अल्लाह जिलाबाई का संबंध निम्न में से कौन से जिले से इनका संबंध है।
अल्लाह जिलाबाई का संबंध कौन से जिले से है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इनका संबंध बीकानेर से है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उत्तरी मेवाड़ का प्रसिद्ध गीत मसीड, जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, संबंधित है। तो ये मसीड गीत है, ये दोस्तों कौन सी जनजाति से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ये भीलों से संबंधित है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से असुमेलित है, निम्न में से असुमेलित है तो वो कौन सा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें सद्दीक खां, ये खड़ताल का जादूगर है, इनको खड़ताल का जादूगर कहते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। साकर खां, ये सिंधी सारंगी वादक, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो साकर खान है ये कमायचा वादक हैं। क्या है? कमायचा वादक। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में कामायचा व सारंगी के साथ गीत निम्बुडा मुख्यतः किस गायन शैली में पाया जाता है या गाया जाता है? जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में कामायचा व सारंगी के साथ गीत निम्बुडा मुख्यतः किस गायन शैली में गाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लंगा गायन शैली में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो ये शामिल किया गया है दोस्तों 2010 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो, नाम तो सुना ही होगा। आगे देखिए, गींदड़ नृत्य के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। गींदड़ नृत्य के संबंध में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यह शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है, यह होली के दिनों में किया जाता है। नगाड़े, ढोल, डफ, चंग प्रमुख वाद्य यंत्र हैं इसके, बिल्कुल तीनों सही है। तो इसमें देखिए, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं महिलाओं के वस्त्र पहनकर। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विवाह के अवसर पर ढोल, थाली, वाद्य यंत्रों के साथ विरोचित वेशभूषा धारण कर हाथ में तलवार लेकर नृत्य करते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कच्ची घोड़ी कहलाता है। ठीक है। और ये कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी में लगभग। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे मछली नृत्य संबंधित है दोस्तों, ये मछली नृत्य है, ये संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों बंजारा जनजाति से संबंधित है ये मछली नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों इनका जो संबंध है वो दोस्तों भवाई नृत्य से है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, पशुगणना रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में सत्य कथन अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। देखिए, पशुगणना प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है, गलत हो जाएगा। पशुगणना 5 वर्षों में आयोजित की जाती है। ठीक है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में ये आयोजित की जाती है। ठीक है। यहाँ पे अपने को सत्य कथन है वो क्या करना है? बताना है। ठीक है। सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में कुल पशुधन 56.8 मिलियन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। गत पशुधन गणना से 1.66 वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए 1.66% की कमी हुई है, वृद्धि नहीं हुई, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा गलत है। चौथा देखिए, भेड़ों की संख्या के मामले में राजस्थान चौथे स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों सत्य कथन कौन सा है? तो 1 और 4 है वो इसमें सत्य कथन है। तो यहाँ पर इसका इसमें देखिए, सॉरी 1 और 4 तो इसमें इसमें देखिए पहला गलत है और तीसरा गलत है। 2 और 4 सत्य हैं। ठीक है। 2 और 4 सत्य हैं, तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अल्बर्ट हॉल के पास शपथ कब ली? बताइए। अल्बर्ट हॉल के पास में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, इन्होंने शपथ कब ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने शपथ ली थी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से असुमेलित है, असुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, एक तरफ गाय की नस्ल है, दूसरी तरफ स्थान है। यहाँ पर देखिए राठी गाय है, ये गंगानगर बीकानेर में पाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल सही है।
ठीक है। मालवी जो गाय की नस्ल है ये बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर दे रखा है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये मालवी नस्ल है, ये भारवाहक पशु के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये कोटा, झालावाड़, उदयपुर क्षेत्रों में ये मालवी गाय है, ये मिलती है, तो ये इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें सारे के सारे सही दे रखे हैं। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों। एक तरफ पशु मेला है, दूसरी तरफ स्थान है, ठीक है। देखिए यहाँ पर निम्बोनाथ पशु मेला, निम्बाहेड़ा नहीं है, निम्बोनाथ पशु मेला दोस्तों। ये जो निम्बोनाथ पशु मेला है, ठीक है, ये कौन से स्थान पर भरता है दोस्तों? निम्बूनाथ पशु मेला है, ये पाली में भरता है, ठीक है। शिवरात्रि पशु मेला ये दोस्तों करौली में भरता है। श्री बलदेव पशु मेला ये भरता है दोस्तों मेड़ता में। और गोमती सागर पशु मेला ये झालरापाटन में भरता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 यानी कि अपना इसमें दोस्तों देखिए 2, 3, 1, 4 इसका राइट आंसर कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से असुमेलित है, एक तरफ पशु है, दूसरी तरफ नस्ल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए गाय की जो नस्ल है वो मेवाती, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। भैंस की नस्ल सूरती है, बिल्कुल सही है। ऊंट की दोस्तों यहाँ पे देखिए जनस्कारी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जनस्कारी है, ये घोड़े की प्रमुख नस्ल है। और बकरी की बीटल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सत्य कथन है वो क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना 1977 में हुई, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना विश्व बैंक के सहयोग से हुई, ये भी बिल्कुल सही है। श्रीमती सुषमा अरोड़ा RCDF की वर्तमान प्रबंधक निर्देशक हैं, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों इसमें क्या है, बिल्कुल सही। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में RCDF द्वारा सरस ब्रांड दुग्ध में किन विटामिनों की अनिवार्यता लागू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है यहाँ पर विटामिन A और D की। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बजट 2022 की घोषणा अनुसार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत प्रति लीटर अनुदान 2 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 रुपये से बढ़ाकर कर दिया गया है दोस्तों इसमें 5 रुपये। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पशु प्रजनन केंद्र है, दूसरी तरफ स्थान है। दोस्तों देखिए, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ पर है? तो ये अविकानगर टोंक में है, ठीक है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर में है। केंद्रीय अश्व प्रजनन केंद्र है, ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है दोस्तों, बिलाड़ा जोधपुर में। और भैंस प्रजनन केंद्र ये वल्लभनगर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जयपुर में की गई। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वैश्वीकरण के कारण सरकार की ताकतों में क्या परिवर्तन होता है? बताइए, वैश्वीकरण के कारण सरकार की ताकतों में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कमी होती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कमी होती है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है, उपयुक्त कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है, ये किसका है? तो दोस्तों ये R. रॉबर्टसन का ये कथन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन को अपने को यहाँ पर क्या करना है? छांटना है, बताना है कि कौन सा इसमें दोस्तों असत्य है। देखिए, चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों ये ईरान भारत, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तान चीन के मध्य है, ठीक है। हबन टोटा बंदरगाह ये दोस्तों चीन और श्रीलंका के मध्य। यहाँ पे देखिए CPEC चीन और पोलैंड दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों ये जो CPEC है ये भारत पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
भारत पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यहाँ पे पोलैंड है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, और ये हाल ही में चर्चा का विषय भी बना हुआ था ये CPEC। ये क्या है दोस्तों, ये एक इक्वेडोर तो है ही, इक्वेडोर कॉरिडोर तो है ही, जिसके निर्माण कार्य पर आतंकवादी हमले के कारण ये चर्चा में रहा था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा में रहा नाटो के संदर्भ में सत्य कथन है। दोस्तों नाटो के संबंध में अपने को सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, नाटो से संबंधित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1946 में हुई। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। नाटो की जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, यहाँ पर 1946 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है। दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, इसमें बताइए, ये सही हो जाएगा। दोस्तों नाटो का मुख्यालय है ये कहाँ पर है, बेल्जियम में है। ठीक है, देखिए नाटो की आधिकारिक भाषा स्पेनिश अंग्रेजी है। नाटो की जो आधिकारिक भाषा है वो स्पेनिश अंग्रेजी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसकी नाटो की जो आधिकारिक भाषा है वो फ्रांसीसी व अंग्रेजी है, यहाँ पे स्पेनिश है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, नाटो के वर्तमान सदस्य 32 हैं, तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। नाटो के जो वर्तमान सदस्य हैं वो 30 है, ना कि 32 है। यहाँ पे एक ही सही है, वो है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ओपेक के संदर्भ में निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है, और असत्य कथन का अपने को यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, कूट भाषा में उत्तर देना है। देखिए यह एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है, और वियना कहाँ पर है, तो ये ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है वो गलत दे रखा है, ऑस्ट्रिया होता तो ये सही होता। आगे देखिए, वर्तमान में इसके 15 सदस्य हैं, ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है वो 13 है। ठीक है, भारत भी ओपेक के सदस्य देशों में शामिल है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हाल ही में इक्वाडोर ने ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है। किसने, भारत ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, बाकी इसमें तीनों क्या है, गलत है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें अक्षांशीय विस्तार का अंतर 29 पॉइंट यानी कि 29 डिग्री 2 मिनट है। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपने को क्या करना है, कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है कि बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार 29.2 मिनट है, यानी कि 29 डिग्री 2 मिनट, और देशांतरीय विस्तार का अंतर है वो 29.18 मिनट है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत की कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय व समुद्री सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है, ये भी सही है। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, ये भी दोस्तों क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें चारों ही कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सत्य कथन अपने को यहाँ पर बताना है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 है और समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का टोटल करेंगे तो ये 22,716 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाएं व सिक्किम की सीमा किस देश से लगती है। तो दोस्तों बताइए कौन से देश से लगती है, ये लगती है नेपाल से। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल से। आगे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, सुस्ता, मेची, तनकपुर आदि स्थानों का भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद है।
सुस्ता, मेची, टनकपुर आदि स्थान का भारत के किस पड़ोसी देश के साथ में सीमा विवाद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नेपाल के साथ में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, एक तरफ दर्रा है दूसरी तरफ स्थिति है। अपने को बताना है कि कौन सा दर्रा है वो दोस्तों कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए बनिहाल दर्रा, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, यानी कि जम्मू श्रीनगर में है ये बनिहाल दर्रा, ठीक है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? सिपकिला दर्रा दोस्तों शिमला में है, शिमला तिब्बत, ठीक है। तो ये सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? शिमला तिब्बत में। बारालाचा ये जो दर्रा है, ठीक है, बारालाचा दर्रा है, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश यानी कि मंडी से ले है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। और बोमडिला दर्रा है, ये दोस्तों तवांग घाटी तिब्बत, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें बैस है ए द। तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, असुमेलित छांटिए। दोस्तों असुमेलित अपने को यहाँ पर क्या करना है? छांटना है। दोस्तों देखिए, पंजाब हिमालय ये सिंधु व सतलज के मध्य है, बिल्कुल सही है। कुमायूं हिमालय ये सतलज व तीस्ता नदी दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे तीस्ता नदी की जगह है दोस्तों काली नदी आना चाहिए था, ठीक है। कुमायूं हिमालय है, ये सतलज व काली नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर है दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा नेपाल हिमालय, ये काली व तीस्ता नदी के मध्य है, बिल्कुल सही है। असम हिमालय ये तीस्ता व दिहांग नदी के मध्य स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सी हवा की चर्चा की गई है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, यह हवा चिनुक के समान ही आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन है वो फोन से संबंधित की बात की गई है, यानी कि फोन से संबंधित है, वो बिल्कुल ये सही कथन है। यहाँ पे बात हो रही है कौन सी हवा की? तो फोन हवा की, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये हवा है ये अंगूर की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न है, सिराको पवन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? सिराको पवन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, यह मानसूनी हवा है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो सिराको पवन है, सिराको पवन है, ये दोस्तों गर्म शुष्क व रेत से भरी हवा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये मानसूनी हवा गलत दे रखा है। और देखिए आगे, मिस्र में इसे खमसीन, लीबिया में गिबली कहा जाता है। यह सहारा के रेगिस्तान भाग से भूमध्य सागर से होकर इटली व स्पेन में प्रवेश करती है। स्पेन में इसे लेवेस कहा जाता है। यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, जो कि इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, निम्न में से असुमेलित है दोस्तों, निम्न में से असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। एक तरफ हवा है दूसरी तरफ स्थान है, अपने को बताना है कि कौन सी हवा कौन से स्थान पर चलती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए विरासेन हवा है, ये दोस्तों पेरू व चिली में चलती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जूरन हवा है, ये इंडोनेशिया दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। जूरन हवा है ये दोस्तों सूरा पर्वत पर चलने वाली ये हवा है, ठीक है। और ये शुष्क पवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत कौन सा दे रखा है? बी नंबर वाला ऑप्शन दे रखा है। आगे देखिए, जोंडा है ये अर्जेंटीना व उरुग्वे में चलने वाली हवा है। हरमट्ठन है ये सारा रेगिस्तान में चलने वाली हवा है। तो यहाँ पे असुमेलित बताना था, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। देखिए, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है ये दोस्तों अर्नेस्ट हेकल ने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने, ये इसमें गलत हो जाएगा। एजी टॉन्सले गलत दे रखा है ये, ठीक है। देखिए, ओजोन परत का छिद्र सर्वप्रथम जोसेफ फोरमैन ने देखा।
ओजोन परत का जो छिद्र है वो सर्वप्रथम जोसेफ फोरमैन ने देखा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का इसमें बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पर विचार करें। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा है वो सही है, ठीक है, और अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन था, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। इसके पश्चात भारत में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान चलाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसी सम्मेलन में UNEP का गठन किया गया, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन है वो सत्य है, राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इसको जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट व क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में डेनमार्क को पहली रैंक है दोस्तों। डेनमार्क को इसमें पहली रैंक नहीं, डेनमार्क को इसमें चौथे नंबर पर स्थान मिला है, ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे डेनमार्क है वो पहली नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पर है। तो यहाँ पर ये गलत कथन दे रखा है। देखिए, भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है, भारत है वो 10वें स्थान पर भी है, ठीक है। और कजाकिस्तान इस सूचकांक के अंतिम स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में स्थित कोलवी गुफाओं को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा, यह किस जिले में स्थित है। राजस्थान में स्थित कोलवी गुफाओं को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा, यह किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये झालावाड़ में है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, झालावाड़ में। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा पधारो मारे शिल्पग्राम राजधानी प्रदर्शन का आयोजन 21 से 28 दिसंबर 2023 को किया गया, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन 21 से 28 दिसंबर 2023 को किया गया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, वो है, ये किया गया था नाबार्ड के द्वारा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, कर्मचारियों और विद्यार्थियों में कौशल बढ़ाने हेतु ने यानी कि किस विश्वविद्यालय ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है माखनलाल विश्वविद्यालय, माखनलाल विश्वविद्यालय। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 75 नंबर का प्रश्न है, यानी 75 नंबर प्रश्न है, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सी इज डिजिटल इंडिया अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये अभियान। तो दोस्तों, ये रूमा देवी के द्वारा चलाया जा रहा है ये अभियान। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जोयन गांव में जुरासिक काल के कशेरुकी जीवाश्म मिले हैं, यह गांव किस जिले में स्थित है। हाल ही में जोयन गांव में जुरासिक काल के कशेरुकी जीवाश्म मिले हैं, यह गांव किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा, यह गांव है दोस्तों जैसलमेर में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में। आगे देखिए, अब अपने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है वो शुरू हो चुके हैं। देखिए, वह अधिगम जो व्यवहार के परिणाम का प्रभाव होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता अंतर्दृष्टि के बारे में गलत है। निम्न में से कौन सी विशेषता अंतर्दृष्टि के बारे में गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह प्रौढ़ों की तुलना में बालकों में अधिक होती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दे रखा है, ठीक है, प्रौढ़ों की तुलना में बालकों में अधिक होती है, ये गलत हो जाएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाकी तीनों सही है। आगे देखिए, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने में निम्न में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थिरता। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्थिरता। ठीक है। आगे देखिए, थोर्नडाइक के अभ्यास के नियम को किन दो उपनियमों में बांटा गया है? थोर्नडाइक के अभ्यास के नियम को किन दो उपनियमों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपयोग या अनुप्रयोग नियम में बांटा गया है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधिगम की प्रकृति के बारे में असत्य कथन है। अधिगम की प्रकृति के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, अधिगम त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अधिगम है वो त्रुटि रहित या त्रुटिपूर्ण है, वो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही कथन है वो असत्य है, तो यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी तीनों सही है इसमें। आगे देखिए, 20वीं सदी में जिन अधिगम सिद्धांतों का निर्माण हुआ वे कितने उपागमों में बांटे गए? वे कितने उपागमों में बांटे गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 उपागमों में ये बांटे गए। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 83 नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होते हैं? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होते हैं? तो दोस्तों क्या आवश्यक होते हैं? ये आवश्यक होते हैं बालक द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, अल्बर्ट बांडुरा या ब्रांड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, दंड देने से बालकों के अधिगम में सुधार होता है, ये कथन है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न है, अधिगम का वह उपागम जो अधिगम की व्याख्या उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य के संबंध के रूप में करता है कहलाता है। अधिगम का वह उपागम जो अधिगम की व्याख्या उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य के संबंध के रूप में करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों व्यवहारवादी उपागम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहारवादी उपागम। आगे देखिए, यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। आगे देखिए, यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम में सहायक हो सकता है? निम्न में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम में सहायक हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा एवं सहायता देना। ठीक है, ये कक्षा में अधिगम में सहायक हो सकता है, ये तत्व राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक बच्चा अतीत कि समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है दोस्तों किससे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सीखने के सादृश्यता नियम पर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, सीखना या अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण अर्जित करता है जो कि सामान्य जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अधिगम से संबंधित उक्त कथन है। तो दोस्तों ये बताइए, ये उक्त कथन है, ये अधिगम से संबंधित है और ये किसने, यानी कि किसका उक्त कथन है? ये उक्त कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन है दोस्तों किसका? तो ये जीडी बोआज का कथन है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। आगे देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अधिगम के किस वाद ने कर्षण शक्ति, सदिश एवं अवरोध जैसे नवीन तथ्यों का उल्लेख किया? निम्न में से अधिगम के किस वाद ने कर्षण शक्ति, सदिश एवं अवरोध जैसे नवीन तथ्यों का उल्लेख किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गेस्टाल्टवाद। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गेस्टाल्टवाद है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न है, अधिगम के किस उपागम के तहत अधिगम को आंतरिक मनोविज्ञान, कार्य यथा
प्रत्याक्षण, संप्रत्यय, निर्माण, अवधान, स्मृति आदि के रूप में माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संज्ञानवादी उपागम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों के प्रभाव को प्रशिक्षण अथवा अधिगम अंतरण कहते हैं। उक्त कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों किसका? तो ये अंडरवुड का कथन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, BF स्किनर के अनुसार वे अनुक्रियाएं जो किसी ज्ञात उद्दीपन के कारण होती है कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है सहज अनुक्रिया व्यवहार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसको पावलोव की विचारधारा पर आधारित अधिगम प्रक्रिया को मानव क्षेत्र में लागू करने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों किसको दिया जाता है? यह वाटसन को दिया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वाटसन को। आगे देखिए, संबंधन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों संबंधन का जनक है ये किसे माना जाता है? तो ये थोंडाइक को माना जाता है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे मानवों में ज्ञान का द्वितीय सोपान माना जाता है। मानवों में ज्ञान का द्वितीय सोपान किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए असत्य कथन को अपने को यहां पर क्या करना है? बताना है। देखिए दोस्तों यहां पे देखिए, हरित क्रांति 1960 के दशक में बोरलॉग द्वारा यानी कि नॉर्मन बोरलॉग द्वारा ये शुरू किया गया प्रयास था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। देखिए 1970 में बोरलॉग को नई सिंचाई पद्धति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। ये दोस्तों इसमें कथन दे रखा है, ये इसमें क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा सा, यहाँ पर देखिए हरित क्रांति में जो नॉर्मन बोरलॉग है इनको 1970 में नई सिंचाई पद्धति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। ये इसमें गलत दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर नई सिंचाई पद्धति के लिए नहीं दिया गया, इनको दिया तो गया था लेकिन उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे नई सिंचाई पद्धति है वो इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, खाद्यान्न में हरित क्रांति के समय भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को अधिक मिला। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के सेवा क्षेत्र के संदर्भ में गलत कथन है। तो सेवा क्षेत्र के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सेवा में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य शीर्ष योगदान करता है। बिल्कुल सही है। सेवा क्षेत्र में यानी कि सेवा क्षेत्र भारत में विदेशी निवेश अंतर्वाह का उद्योग क्षेत्र के बाद दूसरा बड़ा प्राप्त करता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्राप्त करता है, दूसरा नहीं है, पहला ही है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत कथन है। बाकी देखिए, सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन देखिए, भारत की पहली औद्योगिक नीति 1950 में जारी की गई। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। पहली औद्योगिक नीति है ये 1948 में जारी की गई थी, ठीक है। बाकी देखिए इसमें पहला कथन गलत। 1854 में पहली सूती वस्त्र मिल कवासजी डाबर द्वारा स्थापित की गई। बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र, गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य थे। बिल्कुल सही है। स्टार्टअप इंडिया पहल 2016 में लॉन्च की गई। बिल्कुल सही है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के आर्थिक संकट के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। देखिए, वर्ष 1990-91 में भारत को गंभीर भुगतान संतुलन का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही है। वर्ष 1990-91 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 8.4% था। ये भी दोस्तों क्या है? बिल्कुल सही है। भारत ने उदारीकरण की नीति बिना किसी भारी दबाव के नीतिगत स्वायत्तता से अपनाएगी। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें ये कथन है ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। और चौथा देखिए दोस्तों, इसमें मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री थे। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। वर्ष 1991 में आर्थिक संकट, अधिक घरेलू मांग के कारण आयात में कमी और
चालू खाता घाटे के बढ़ने के कारण हुआ है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन, सॉरी, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये असत्य कथन है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो छठा नंबर का मॉडल पेपर है ये करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।